बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ज़ीरेक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, और इसमें सबसे पहले हम जानेंगे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी जो है ये एक ऐसा वर्ड है जो कि बेसिक ग्रीक ओरिजिन रखता है, और ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है। एक लफ्ज़ है हमारे पास बायोस, जिसका मतलब होता है लाइफ, और दूसरा वर्ड है हमारे पास लोगोस, जिसका मतलब स्टडी, थॉट और रीजनिंग है, यानी किसी चीज़ का मुताला करना, किसी चीज़ के बारे में सोचना या किसी चीज़ के बारे में सवाल उठाना। अब बायोलॉजी के अगर हम डेफिनेशन की तरफ आएँ तो बायोलॉजी को कुछ इस तरह डिफाइन किया जाता है कि दैट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ। अब कुछ यहाँ पे हमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से रिलेटेड बात करना चाहूँगा कि साइंस जो है इसका आगाज़ हो रहा है आफ्टर फिलोसफर्स, यानी एक दौर गुजरा है जो कि फिलोसफर्स का दौर कहलाता है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा मशहूर नाम कोट किया जाता है वो एरिस्टोटल का है। और जो फिलोसफर्स थे वो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की बुनियाद पर बात नहीं करते थे। दे जस्ट गिव फिलोसफी अबाउट एनीथिंग, जो जिस चीज़ के भी बारे में वो बात करना चाहते हैं। तो उस लिहाज से हमारे पास अगर देखा जाए तो बायोलॉजी का बैकग्राउंड बहुत पुराना है, ये फिलोसफर के दौर से है। और उस दौरानिए में अगर बात की जाए तो लाइफ को दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, क्योंकि माइक्रोस्कोप नहीं तब तक इन्वेंट हुई थी। तो हमें यही पता था कि दो किस्म के जानदार हैं, एक हमारे पास जानवर हैं और दूसरा हमारे पास पौधे हैं, अकॉर्डिंग टू फिलोसफर। और उसमें सबसे ज़्यादा जो एनिमल्स पर काम किया वो एरिस्टोटल ने किया था। और जो सेकंड नाम हमें सुनने को मिलता है जो कि प्लांट्स पे जिसने काम किया वो हमारे पास थियोफ्रास्टस था। तो ये दो बंदे थे, और आफ्टर दैट फिर हमारे पास एक सिस्टमाइज सिस्टम आ गया जिसे हम साइंस के तौर पे जानते हैं, और फिर फर्दर उसको बायोलॉजी के अंडर ले आया गया। अब इसमें हम बात करना चाहते हैं लाइफ की, कि लाइफ क्या चीज़ है। और हमेशा से ये सवाल भी रहा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड व्हाई शुड देयर बी लाइफ। तो ये दो ऐसे सवालात हैं जिनको बाकायदा तौर पे है ये अंडर बायोलॉजी के आते हैं, बट बायोलॉजिस्ट इनका जवाब देने की बजाय वो ही सारी जो जिम्मेदारी है वो फिलोसफर्स और थियोलॉजियंस पर डाल देते हैं कि वो इसके बारे में बेहतर तरीके से बताएं। बट अगेन ये जिम्मेदारी क्योंकि बायोलॉजिस्ट की बनती है जो कि बायोलॉजी को स्टडी करते हैं, तो उन्होंने भी अपना एक पार्टिसिपेट किया बाय गिविंग अ डेफिनेशन अबाउट लाइफ। तो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट लाइफ इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो जिंदगी है ये मजमुआ है हमारे पास खसूसियात का, एंड दैट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडेड डेड ऑर्गेनिज्म। तो लाइफ क्या है कि दैट इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, के खसूसियात का मजमुआ है जो कि किसी भी जिंदा जानदार को नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग डेड ऑर्गेनिक, जो हमारे पास डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे अलग करे। तो ये कौन से ऐसी खसूसियात हैं जो कि ज़िंदगी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो ये कुछ हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं लाइफ के। लाइक सबसे पहले हमारे पास कंटेन वन और मोर सेल। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसके बारे में हम जनरली साइंस में भी डिस्कस करते हैं कि जो जितने भी जानदार दुनिया में मौजूद है, और ये बात बड़ी पुरानी है, अगेन मैं इसको रिलेट करूँगा ग्रीक फिलोसफर्स के साथ, कि एरिस्टोटल के दौर से ही ये बात की जाती थी कि ये जो पौधे या जानवर, मैं अगेन पौधे और जानवरों की इस वजह से बात कर रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पे जानदारों को दो मेजर ग्रुप्स में ही डिवाइड किया गया था। तो उनके मुताबिक भी कोई ऐसी एंटिटी, कोई ऐसा छोटा पार्टिकल या कोई ऐसा एलिमेंट है जिससे पौधे और एनिमल्स जो है वो मिलकर बने हुए हैं, यानी उनमें एक यूनिटी है एट स्पेसिफिक लेवल। तो आज हम जानते हैं कि वो क्या चीज़ है, वो हमारे पास सेल है। तो कोई भी जिंदा जानदार जिसमें जिंदगी के आसार हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल हो सकते हैं, यानी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और हमारे पास मल्टी सेलुलर भी होंगे। एंड दे हैव देयर ओन जेनेटिक प्रोग्राम। तो इनका अपना एक जेनेटिक प्रोग्राम होगा जो कि जिसकी बेस पर इनके ट्रेड्स या इनकी बॉडी फीचर्स या इनके हम कहेंगे बिहेवियर डिपेंड करेंगे। और जब इसने जिंदा रहना है तो दे हैव टू एक्वायर और यूज एनर्जी। तो ये अपने एनवायरनमेंट से एनर्जी हासिल करेगा और देन उसको यूटिलाइज करेगा टू डू देयर डेली एक्टिविटीज। एंड नंबर 4 पे हमारे पास है जी केमिकल रिएक्शंस हैं, और ये बड़ी सिंपल सी बात, इसको मैं इस तरह बयान करूंगा कि लाइक हम एक डेफिनेशन बड़ी नॉर्मली बोला करते थे मेटाबॉलिज्म की, साइंस के अंदर भी यूज होती है, बायोलॉजी में भी बड़ी आम
इस्तेमाल होती है। तो मेटाबॉलिज्म क्या था कि दैट इज अ सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस का होना ही जिंदगी की पहचान है। जब ये बायोकेमिकल रिएक्शन होना बंद हो जाए या इनकी स्पीड में किसी किस्म की कोई कमी आ जाए तो देन वो जिंदगी मुमकिन नहीं रहेगी। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि जितने भी जिंदा जानदार हैं उनके अंदर एक खसूसियत उनका साइज का बढ़ना, फिर वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को बाकायदा तौर पे मेंटेन रखते हैं, और सेकेंडली दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, वो अपनी नस्ल भी बढ़ाते हैं। लास्ट पे दे रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो कि एक सिंपल सा उसका बिहेवियर भी है कि जब कभी कोई बैरूनी माहौल में कोई तब्दीली आएगी तो वो स्टिमुलेंट के तौर पे काम करेगी और उसी बिहाफ पे जो है बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी अगेंस्ट दैट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये सारी बातें हमारे पास होगी बायोलॉजी की डेफिनेशन से लेकर लाइफ की डेफिनेशन और उसके कैरेक्टर्स तक। अब क्योंकि बायोलॉजी साइंस के अंडर आती है और बायोलॉजी कोई एक छोटा सा सब्जेक्ट या फील्ड नहीं है, दैट इज अ वास्ट ग्रुप, और उसके अंडर भी फिर डिफरेंट ब्रांचेस जो है वो फॉल करती हैं। वो 19 ब्रांचेस यहाँ पे मेंशन है, उनको बारी बारी देख लेते हैं कि वो किस तरह बायोलॉजी में हेल्प कर रही है उसको डिफाइन या एक्सप्लेन करने में। तो नंबर 1 पे हमारे पास है जी इकोलॉजी। इको वर्ड नॉर्मली जहां कहीं पे भी इस्तेमाल होता है दैट इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, और लॉजी अगेन दैट इज रिलेटेड टू स्टडी। तो ये बेसिकली रिलेशनशिप है किसी भी जानदार का उसके माहौल के साथ, कि किस तरह उस माहौल के साथ वो तामुलात कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है, अगेन उसके दरमियान जो उनका रिलेशनशिप है, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो इकोलॉजी के अंडर स्टडी की जाएंगी। और क्योंकि मैं बात यहाँ पे जिंदा जानदारों की कर रहा हूँ, जिंदगी की कर रहा हूँ, तो दैट कम्स अंडर द बायोलॉजी। फिर हमारे पास जो सेकंड नंबर पे है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी वर्ड एम्ब्रियो से निकला है, और एम्ब्रियो डेवलपमेंटल स्टेज में एक फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर है, एक फॉर्म है, जिसके बाद एक एडल्ट शक्ल इख्तियार होती है, यानी डेवलप होती है किसी भी जानदार में। तो उसका वो तमाम प्रोसेस जिससे वो गुजरेगा कोई भी जानदार, स्पेसिफिकली यहाँ पे मैं कोट करूंगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को, क्योंकि यूनिसेलुलर में इतनी कोई खास डेवलपमेंट नहीं होती, वो सिंपली डिवाइड भी माइटोटिकली कर रहे हैं, या उनके अंदर कोई आपके पास स्पेशलाइज किस्म के टिश्यू लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं मौजूद होता। तो एम्ब्रियोलॉजी स्पेसिफिकली मल्टी सेलुलर जो हमारे पास जानदार हैं उनमें देखने को मिलती है, और कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर में। तो उसमें हम देखते हैं कि लाइक मैं उसमें एग्जांपल ह्यूमन की कोट कर देता हूँ कि हमारे पास जो ह्यूमन है इनके अगर देखा जाए तो इनका आगाज जाइगोट से, और जाइगोट से देन नंबर ऑफ सेल की डिवीजन है, और फिर वो एक मास ऑफ सेल जो एक शेप स्ट्रक्चर इख्तियार करता है जिसे हम एम्ब्रियो, और देन वो एक एडल्ट फॉर्म यानी एक इंसानी शक्ल में आ जाता है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास है जी फिजियोलॉजी, और फिजियोलॉजी में बॉडी पार्ट्स की जो फंक्शनिंग है, उनकी मूवमेंट जो है, लाइक इस वक्त मैं हैंड्स को मूव कर रहा हूँ, तो ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं हमारे पास फिजियोलॉजी के अंडर आ जाएंगी। फिर मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फ वर्ड जो है दैट इज रिलेटेड टू फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ की जो साख्त है या उसकी जो शक्ल सूरत जो हैयत है उसको बयान करने के लिए जो हमारे पास फील्ड ऑफ बायोलॉजी है वो मॉर्फोलॉजी है। और मॉर्फोलॉजी भी फिर दो किस्म के हम इसको डिवाइड कर देते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल में तो सिंपली जो हमें फॉर्म स्ट्रक्चर बैरूनी तौर पे नज़र आ रहा है इसको हम कंसिडर करते हैं, और इंटरनल मॉर्फोलॉजी में हमारे ऑर्गन्स वगैरह या बॉडी पार्ट्स हैं जो कि इंटरनल मौजूद हैं जिस्म के अंदर, और उसको हम बाकायदा तौर पर इंटरनल मॉर्फोलॉजी को एनाटॉमी में भी डिफाइन करते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास है जी पेलियंटोलॉजी, और पेलियंटोलॉजी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमारे पास ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं फॉसिल्स के बारे में। फॉसिल्स जो हैं दे आर बेसिकली द रिमेन्स ऑफ द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, ज़्यादातर हम इसी तरह बात करते हैं। तो फॉसिल्स जो है ये हमें काफ़ी कुछ बताते हैं, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्प करते हैं कि किस तरह इस दुनिया में ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, और कौन सा पहला जानदार था, और किस तरह माहौलियाती तब्दीली के साथ साथ उसके अंदर जो है वो चेंजेस देखने को मिली, और अडेप्टेशंस की बुनियाद पर उन्होंने अपने आप को डाला। फिर नंबर 6 पर हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी की, जो कि बेसिकली माइक्रोस्कोपिक हमारे पास स्टडी है टिश्यूज़ की। और एवोल्यूशन पर आए तो एवोल्यूशन जो है दैट इज़ डिफाइंड सिंपली द ग्रेजुअल चेंज जो कि बाय द टाइम आया किसी भी जानदार में, और ये डिपेंड करता है माहौल पर कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिस तरह तब्दील हुआ उसी तरह उस जानदार ने भी अपने आप को डाला, और देन वो इवॉल्व कर गए। जो इवॉल्व ना किए वो एक्सटिंक्ट हो गए और उनका दुनिया से नामो निशान मिट गया। तो वो सारी की सारी बातें हम एवोल्यूशन पे बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स जो है वो दैट इज़ द स्टडी ऑफ जीन्स,
और जीन्स जो है दैट इज़ द पार्ट ऑफ डीएनए, यानी हेरिडिटरी मटेरियल है, जिसकी बुनियाद पर हम देखते हैं कि किस तरह वालिदैन से जो है उनकी औलाद में डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेट्स इनहेरिट करते हैं वो, और वो ट्रेट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं जीन्स पर, और उसको हम स्टडी करते हैं अंडर द जेनेटिक्स। फिर नंबर 9 पे हमारे पास है जी सेल बायोलॉजी, इसे हम साइटोलॉजी के नाम से भी आजकल के दौर में जानते हैं। और इसमें हम सेल के बारे में तकरीबन तमाम ऐसी चीज़ें, उसके स्ट्रक्चर, उसके फॉर्म, उसके अंदर ऑर्गेनल्स, उनकी फंक्शनिंग, तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो सेल बायोलॉजी के अंडर आती हैं। और नंबर 10 पे हमारे पास है जी जू। बात करते हैं जू जियोग्राफी की। और जू जियोग्राफी जो है दैट वर्ड कम फ्रॉम द जू। जू का मतलब होता है एनिमल्स एंड द जियोग्राफी मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ। आज हम जानते हैं कि दुनिया भर में जो बायोडाइवर्सिटी है वो कितनी ज़्यादा वास्ट है, और पूरी दुनिया में तमाम जो किस्म के जानवर हैं वो फैले हुए हैं। तो उनको, उनके करैक्टर्स के बारे में जानने के लिए या उनको क्लासिफाई करने के लिए डिफरेंट ग्रुप्स में, तो और उनके हैबिटेट, उनके नेचर, उनका बिहेवियर, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं उनके हमें हेल्प करती है जू जियोग्राफी के अंडर। हम उनको डिवाइड कर देते हैं अर्थ की डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, और देन उनको हम फिर स्टडी करते हैं। नंबर 11 पर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। और ये जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है इसके अंदर हम जितने भी जानदार हैं, स्पेसिफिकली अगर बात करूँ मल्टी सेलुलर की, उसके अंदर सेलुलर लेवल या इंडिविजुअल से स्टार्ट ले लें, इंडिविजुअल से सेलुलर, सेलुलर से ऑर्गेनल, ऑर्गेनल, ये तमाम के तमाम जो स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर्म्स हैं, उनके फंक्शंस हैं, उनको जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आ जाती है। और इसमें हम बाकायदा तौर पे अगर बात करूँ तो मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ का बड़ा तस्करा होता है, जिसमें हम बात करते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, और इसमें हमारे पास वाटर है और न्यूक्लिक एसिड शामिल है। और यही बेसिक वो ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं या ऐसे एंटिटीज़ हैं जिससे मिलकर क्या है कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स या ऑर्गेनल्स या सेल फॉर्म होते हैं। नंबर 12 पे हमारे पास है जी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो वर्ड कम फ्रॉम, अगेन यहाँ पे हम माइक्रो का मतलब होता है छोटा है, लेकिन यहाँ पे हम ज़्यादातर जो इंक्लूड करेंगे उन जानदारों की बात कर रहे हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक है, जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो उनकी स्टडी के लिए जो फील्ड है हमारे पास बायोलॉजी की, दैट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। और ये भी लेटेस्ट फील्ड में इस वजह से भी इसको हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि उससे पहले अगर देखा जाए इन्वेंशन जो हो रही है बेसिक, वो बात की जाती है, दो भाइयों के नाम आते हैं, फ्रांसिस एक आपके पास था और एक आपके पास ज़कैरियस था, जेंसन ब्रदर्स के नाम से भी जाने जाते हैं। 1590 या 95 के दरमियान जो है एक टाइम था जिसमें इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप हो रही है। तो देन उसके बाद जाके कहीं हमारे पास माइक्रोस्कोपिक थिंग्स पर स्टडी किया जा रहा है, तो ये एक लेटेस्ट फील्ड कंसिडर की जा सकती है। फिर हमारे पास मैरीन बायोलॉजी है। मैरीन बायोलॉजी में बेसिकली मैरीन है क्या, ये सी या ओशन से रिलेटेड मैं बात करूँगा, जो कि सॉल्टी वाटर रखते हैं। तो क्योंकि सॉल्टी वाटर का एक अपना एनवायरनमेंट है, हाइपरटोनिक है, और फिर उसमें जो पाए जाने वाले जानदार हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, वो किस तरह उसमें सर्वाइव कर रहे हैं और कौन कौन से फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स का उन्हें सामना करना पड़ता है, वो तमाम की तमाम बातें हम मैरीन बायोलॉजी में करेंगे। एनवायरमेंटल बायोलॉजी जस्ट लाइक इकोलॉजी है कि एनवायरनमेंट का किसी भी जानदार के साथ रिलेशनशिप और अगेन उसके दरमियान इंट्रैक्शन। 15 पे हमारे पास है जी फ्रेश वाटर बायोलॉजी। तो फ्रेश वाटर बायोलॉजी में हम बात करते हैं फ्रेश वाटर बॉडीज़ की। जिस तरह कि मेरीन में मैंने बात किया सॉल्टी वाटर रखते हैं, तो फ्रेश वाटर में हमारे पास जो है ये मीठा पानी कहलाता है। और मीठा पानी के ज़ाहिर में जितने भी पाए जाने वाले हमारे पास जानदार हैं, इसमें हमारे पास रिवर और लेक्स वगैरह या पॉन्ड्स कंसिडर किए जाते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या है कि सारे के सारे जानदार अगेन वो जिस तरह के केमिकल या फिज़िकल पैरामीटर से उनको सामना करना पड़ता है, तो उस बिहाफ पे हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी में उनको स्टडी करते हैं। नंबर 16 पे हमारे पास मौजूद है जी पैरासाइटोलॉजी। और पैरासाइटोलॉजी जो है दैट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ पैरासाइट, कि पैरासाइट किस तरह जो है वो उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, वो किस तरह अपने होस्ट की बॉडी में रहता है, खुराक हासिल करता है, प्लस सम टाइम बदले में उसको नुकसान भी पहुंचाता है। ये तमाम की तमाम बातें हम पैरासाइटोलॉजी में पढ़ते और सीखते हैं। नंबर 17 पर हमारे पास बात आ जाती है ह्यूमन बायोलॉजी की। ये एक अगेन वास्ट ग्रुप बन जाता है क्योंकि हम इसमें ह्यूमन से रिलेटेड बात करने लगे, तो ह्यूमन के बारे में हम जानना चाहते हैं, उसका एनवायरमेंटल इंटरेक्शन कैसा है, उसमें डेवलपमेंट कैसे हो रही है, उसके बॉडी पार्ट्स किस तरह मूव कर रहे हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उसका फॉसिल रिकॉर्ड क्या है, उसका टिश्यूज़ लेवल पे क्या क्या
कह लें कि स्ट्रक्चर्स या कंपोजिशन है, फिर एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, जेनेटिक लेवल पे या सेल बायोलॉजी या उसकी जियोग्राफी के बिहाफ पे, तो ये तमाम के तमाम बेसिकली ब्रांचेस दैट कम्स अंडर द ह्यूमन बायोलॉजी आ जाएंगी, जिसमें हम इंसान के बारे में बड़ा तफसीलन कह लें कि जान सकते हैं। और नंबर 18 पे हमारे पास है जी सोशल बायोलॉजी। और सोशल वर्ड पहले बात जहन में रखें, माशरती है, और माशरती वर्ड ज़्यादातर इस्तेमाल होता है इंसानों के लिए, बल्कि मैं कहूँगा होगा ही इंसानों के लिए, क्योंकि हमारे पास 3 किस्म के एनिमल्स को हम कैटेगराइज़ किया हुआ है अपने मुताबिक। एक हमारे पास वाइल्ड हैं, एक हमारे पास डोमेस्टिकेटेड हैं, और एक हमारे पास सोशल एनिमल्स हैं। वाइल्ड एनिमल्स हमारे पास जंगली जानवर, डोमेस्टिकेटेड पालतू हैं, और सोशल माशरती जानवर यानी इंसान है। तो इसमें भी हम देखेंगे कि किस तरह सोशल बायोलॉजी में एक इंसान सोसाइटीज़ बनाता है, फिर उसका बिहेवियर क्या है उस माहौल के अंदर या सोसाइटीज़ के अंदर, तो दैट इज स्टडी अंडर द सोशल बायोलॉजी। लास्ट पे हमारे पास बट नॉट द लीस्ट बायोटेक्नोलॉजी है, और इसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं। ये लेटेस्ट फील्ड ऑफ साइंस भी है, और इस पर काफ़ी ज़्यादा आजकल रिसर्च और काम हो रहा है, और यही बेसिक फ्यूचर भी माना जाता है कि आने वाले दौर में ये हमें काफ़ी हेल्पफुल भी होगा, वो चाहे फूड से रिलेटेड है, चाहे वो मेडिसिनल फ्यूचर है हमारा। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो बायोटेक के अंडर आती हैं, और बायोटेक को हम जब डिफ़ाइन करते हैं हम कहते हैं कि दैट इज़ अ फील्ड ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम ऐसे जानदारों की बात कर रहे हैं कि जिनसे इंसानों को फ़ायदा हो सके या उसकी फ़लाह व बहबूद के लिए। सादा अल्फाज में अगर बात की जाए तो उसमें जानवर भी शामिल हैं, उसमें पौधे भी हैं, उसमें हमारे पास बैक्टीरिया भी हैं। तो इन तमाम जानदारों से हम क्या है कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, वो चाहे मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो ग्रोथ हार्मोन्स की शक्ल में, चाहे वो इंसुलिन की शक्ल में, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है हम हासिल कर रहे हैं अंडर दिस फील्ड ऑफ बायोलॉजी, जिसे हम बायोटेक कहते हैं। और ये एक बेहतरीन किस्म का कह लें कि फ्यूचरिस्टिक कह लें कि एक कॉन्सेप्ट भी रखते हैं इंसान की फ़लाह व बहबूद के लिए। तो ये तमाम की तमाम आज की हमारी डिस्कशन थी रिलेटेड बायोलॉजी, और फिर हमने देखा कि उसमें लाइफ क्या, उसके करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ पे बात की। फिर जो फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशंस थी उस पर ढेर सारी 19 डिफरेंट आप समझे कि फील्ड्स हैं जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, उन पर हमने बात की। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह होती है मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।